सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो विद्यार्थी हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, तो उनमें वो 18 विषय पढ़ते हैं। गणित पढ़ते हैं जिसको वैदिक गणित कहा जाता है, खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, नक्षत्र विज्ञान पढ़ते हैं, धातु विज्ञान पढ़ते हैं जिसको आज हम मेटलर्जी कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री माने रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे लगभग 18 विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। 1868 तक तो पूरे इंग्लैंड में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए एक भी स्कूल नहीं था, 1868 तक। और हमारे यहाँ 1822 तक पूरे भारत देश में हर गांव में एक गुरुकुल था सामान्य बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों से बहुत 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 आगे थी। और इसी D.W. लिटनेर की रिपोर्ट में मैं आपसे आगे कहूं, लिटनेर कहता है कि संपूर्ण भारत देश में 97% साक्षरता की दर है, माने 97% भारतवासी सुशिक्षित है, साक्षर है। सिर्फ 3% भारतवासी हैं जिनको पढ़ने का कोई मौका शायद जीवन में नहीं मिला है। तो 97% साक्षरता है हमारे देश में। अब अगर आज के भारत की बात करें, 2009 के भारत की बात करें, तो आपको मालूम है इस समय भारत में साक्षरता की दर पूरी ताकत लगा के, जब भारत देश में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, ऊपर से नीचे तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तब हमारे देश में साक्षरता की दर मात्र 50% पहुंच पाई है। और 1822 में हमारी साक्षरता की दर 97% रही है। इसका माने हमारी शिक्षा व्यवस्था आज जो है इससे कई गुना अच्छी अंग्रेजों से पहले इस देश में रही है। फिर भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक और अद्भुत बात है जो सारी दुनिया के लिए जानने योग्य है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या है कि ये सभी जो गुरुकुल हैं, इन गुरुकुलों को चलाने के लिए कभी भी किसी राजा से कोई दान और अनुदान नहीं लिया जाता। 7,32,000 गुरुकुल इस देश में चलते हैं और किसी राजा से एक पैसा नहीं लिया जाता। ये सारे गुरुकुल समाज के द्वारा चलाए जाते हैं। आप बोलेंगे समाज के द्वारा कैसे चलते हैं? हमारे गांव-गांव में जहां जहां गुरुकुल रहे हैं वहां समाज के लोगों ने गुरुकुल के लिए भूमि दान कर रखी है और उस भूमि पर जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन की आय से गुरुकुल आराम से चलता है। जरूरत पड़े तो गांव के लोग गुरुकुल के लिए दान इकट्ठा करते हैं और गुरुकुल उसका उपयोग करता है। तो सारे भारत के गुरुकुल साधारण लोगों के दान के पैसे से चलते हैं, राजा के पैसे से इस देश में एक भी गुरुकुल नहीं चलता है। ये सबसे महत्व की बात है जो सारी दुनिया को जानने के लिए है। इसके अलावा भारत के गुरुकुलों में समय क्या है पढ़ाई का, तो सूर्योदय से सूर्यास्त का ये समय है पढ़ाई का। हमारे यहाँ आजकल के जो स्कूल चलते हैं वहां का समय है सवेरे 10 बजे से दोपहर 2-3 बजे तक, लेकिन हमारे प्राचीन गुरुकुलों में जो समय है वो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। अब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जो विद्यार्थी हैं वो क्या क्या पढ़ते हैं, तो उनमें वो 18 विषय पढ़ते हैं। गणित पढ़ते हैं जिसको वैदिक गणित कहा जाता है, खगोल शास्त्र पढ़ते हैं, नक्षत्र विज्ञान पढ़ते हैं, धातु विज्ञान पढ़ते हैं जिसको आज हम मेटलर्जी कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री माने रसायन शास्त्र पढ़ते हैं। ऐसे लगभग 18 विषय विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। और आपको ऐसा लगता होगा, कई लोगों के मन में यह भ्रम हो जाता है कि भारत में गुरुकुल माने खाली संस्कृत पढ़ाई जाती होगी और वेद और उपनिषद पढ़ा दिए जाते होंगे, लेकिन यहाँ दस्तावेज बताते हैं कि भारत में सभी गुरुकुलों में संस्कृत तो पढ़ाई जाती है माध्यम के लिए, और वेद पढ़ाए जाते हैं और उपनिषद पढ़ाए जाते हैं विद्यार्थियों में संस्कार देने के लिए, लेकिन विद्या देने के लिए खगोल शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, धातु कला और फिर शौर्य विज्ञान माने सैन्य विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जिसको मिलिट्री ट्रेनिंग कहते हैं, इस तरह के 18 विषय अलग अलग विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। फिर इन गुरुकुलों में पढ़ने के लिए विद्यार्थी जब आते हैं तो उनकी उम्र कितनी होती है, तो एक अंग्रेज अधिकारी लिख रहा है, उसका नाम है पेंडरगास्ट। वो कहता है कि जब कोई बच्चा भारत में 5 साल 5 महीने और 5 दिन का हो जाता है, बस उसी दिन उसका गुरुकुल में प्रवेश हो जाता है। 5 साल 5 महीने और 5 दिन का हो जाता है, उसी दिन बच्चे का प्रवेश गुरुकुल में हो जाता है और लगातार 14 वर्ष तक वो गुरुकुल में पढ़ता है और 14 वर्ष की शिक्षा पूरी करके वो गुरुकुल से बाहर निकलता है तो एक संपूर्ण मानव बन के निकलता है और वो जिम्मेदारी परिवार की उठा सकता है, समाज की उठा सकता है और देश की उठा सकता है। और पेंडरगास्ट कहता है कि शिक्षा भारत में इतनी आसान है कि गरीब हो या अमीर हो, पैसे वाला हो या बिना पैसे वाला हो, सबके लिए शिक्षा
समान है और सबके लिए व्यवस्था समान है। और आपने तो ये बात बहुत बार सुनी होगी कि हमारे देश में गुरुकुलों की व्यवस्था ऐसी ही रही है कि भगवान श्री कृष्ण भी जिस गुरुकुल में पढ़े उसी गुरुकुल में उनके मित्र सुदामा भी पढ़े। और सुदामा की आर्थिक स्थिति के बारे में आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मुट्ठी भर चावल नहीं खिला सकते, इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर है। फिर भी सुदामा को गुरुकुल में प्रवेश मिला है और श्री कृष्ण के साथ बैठकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। माने एक तरफ करोड़पति का बेटा और दूसरी तरफ रोडपति का बेटा, दोनों एक ही जगह बैठकर समान शिक्षा ले रहे हैं और गुरु उनको समान भाव से शिक्षा दे रहा है। भारतीय गुरुकुलों की यह अद्भुत विशेषता है। सारी दुनिया के विद्वान इस बात पर भारत की बहुत प्रशंसा करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत की शिक्षा हमेशा से निशुल्क रही है और इस निशुल्क शिक्षा के कारण गरीब हो या अमीर सबको पढ़ने की व्यवस्था भारत में रही है। माने बहुत ज्यादा पैसा है वही पढ़ पाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। ये भारत के गुरुकुलों में कभी नहीं रहा। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, इन गुरुकुलों के आधार पर जो भारत में चलता रहा है वो क्या है। इन गुरुकुलों में विद्यार्थी धातु विज्ञान सीखते हैं या नक्षत्र विज्ञान सीखते हैं या खगोल विज्ञान सीखते हैं या धातु कर्म सीखते हैं या भवन विज्ञान सीखते हैं। जो कुछ भी सीखते हैं और सीख कर निकलते हैं शायद वही बड़े बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर हो जाते हैं। 14 वर्ष की पढ़ाई सामान्य नहीं होती है। आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ 14 वर्ष की पढ़ाई तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसी में होती है। यहाँ तो भारत में सामान्य गुरुकुलों में 14 वर्ष की पढ़ाई होती है और इसके बाद विशेषज्ञता हासिल करनी है, पंडित होना है, पांडित्य आपको लाना है तो उसके लिए उच्च शिक्षा के केंद्र इस देश में चलते हैं, जिनको उच्च शिक्षा केंद्र अंग्रेजों ने कहा है। आज हम उनको भारत में यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस कह सकते हैं। आज इस भारत देश में 2009 में भारत सरकार के लाखों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद लगभग 13,500 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट और सरकारी सब मिलाकर, और 450 विश्वविद्यालय हैं, निजी और सरकारी दोनों मिलाकर। 13,500 कॉलेजेस हैं और 450 विश्वविद्यालय हैं, जब लाखों करोड़ों रुपए सरकार ने खर्च किया है। अब मैं आपको 1822 के बारे में जानकारी देता हूं कि 1822 में अकेले मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रेसिडेंसी उसको कहा जाता है, अकेले मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रांत का मतलब क्या है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का कुछ हिस्सा, ये पूरा मद्रास प्रांत है। अकेले मद्रास प्रांत में 1822 में 11,575 कॉलेजेस रहे हैं और 109 विश्वविद्यालय रहे हैं अकेले मद्रास प्रांत में। और फिर मद्रास प्रांत के बाद ऐसे ही मुंबई प्रांत है और फिर मुंबई प्रांत के बाद ऐसे ही पंजाब प्रांत है, फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है। ये चारों स्थानों को मिला दिया जाए तो भारत में लगभग 14,000 से भी ऊपर कॉलेजेस रहे हैं और लगभग 500 से 525 के बीच में विश्वविद्यालय रहे हैं। अब विश्वविद्यालय आज से ज्यादा, कॉलेजेस भी आज से ज्यादा, सन 1822 में भारत की ये स्थिति है। माने उच्च शिक्षा भारत में अद्भुत रही है अंग्रेजों के आने के पहले तक। माध्यमिक शिक्षा तो अद्भुत है ही, प्राथमिक शिक्षा भी बहुत अद्भुत है, लेकिन उच्च शिक्षा भी इस देश में अद्भुत है। और इन कॉलेजेस में विशेष रूप से जो कॉलेजेस रहे हैं, अभियांत्रिकी के अलग कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग के अलग कॉलेजेस है, सर्जरी के अलग कॉलेज है, मेडिसिन के अलग कॉलेज है, जिनको आज हम कहते हैं ना मेडिकल कॉलेज अलग है, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस अलग है। ये तो भारत में 1822 में भी है। सर्जरी के विश्वविद्यालय अलग है और ये हमारे चिकित्सा विज्ञान में जिसको हम आयुर्वेद कहते हैं इसके विश्वविद्यालय अलग है और मैनेजमेंट के विश्वविद्यालय अलग है। ये पूरे भारत में फैले हुए हैं और पूरे भारत के विद्यार्थियों की व्यवस्था यहाँ पर है। हमने सुना है तक्षशिला एक विश्वविद्यालय कभी होता था, हमने सुना है कभी नालंदा नाम का एक विश्वविद्यालय होता था। ये तक्षशिला नालंदा तो दो नाम है, ऐसे तो 500 से ज्यादा विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत देश में हमारे आज से लगभग 150 पौने 200 साल तक रहे हैं। तक्षशिला नालंदा तो आज से 2500 साल पहले की कहानी है, लेकिन 150 पौने 200 साल पहले के भारत में 550 से ज्यादा विश्वविद्यालय है और 14,000 के आसपास डिग्री कॉलेजेस है। तो शिक्षा व्यवस्था में भारत अद्भुत है पूरी दुनिया में। आपको एक हंसी की बात मैं कहूं वो ये कि पूरे यूरोप में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था सामान्य लोगों के लिए इंग्लैंड में आई और वो सन 1868 में आई। इसका माने यूरोप के देशों में तो उसके और बाद में आई।
तो आप बोलेंगे 1868 के पहले इंग्लैंड में स्कूल नहीं थे। स्कूल नहीं थे, ये बात को सही तरह से समझना है। राजाओं के जो बच्चे होते थे, राजाओं के जो अधिकारी होते थे, उन्हीं के लिए स्कूल होते थे और वो राजाओं के महल में चला करते थे। वो सामान्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चला करते थे और साधारण लोगों को उनमें प्रवेश भी नहीं था। इंग्लैंड और यूरोप में यह माना जाता था कि शिक्षा जो है वो विशेषज्ञों के लिए है और राजा विशेषज्ञ है तो राजा को शिक्षा है, उसके बच्चों को शिक्षा है, उसके अधिकारियों के बच्चों को शिक्षा है। आम आदमी को शिक्षित होने की जरूरत नहीं है। क्यों? तो यूरोप के दार्शनिक कहते हैं कि आम आदमी को तो गुलाम बन के रहना है, उसको शिक्षित होने से फायदा क्या है। दुनिया में बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है अरस्तु और उससे भी बड़ा माना जाता है सुकरात। अरस्तु और सुकरात दोनों कहते हैं कि सामान्य लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, शिक्षा सिर्फ राजा के बच्चों को और अधिकारियों के बच्चों को ही देनी चाहिए। तो उनके लिए कुछ पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था है, आम बच्चों के लिए नहीं है। जबकि भारत में बिल्कुल उल्टा है, शिक्षा आम बच्चों के लिए है, साधारण बच्चों के लिए है, वो गरीब हो या अमीर हो। ऐसी अद्भुत शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में रही है।